ट्यूटोरियल प्रीवियस क्लास में हमने बैक्टीरिया में होने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? ताकि वह अपने समान प्रोजेनी या संततियाँ उत्पन्न कर सके और नेचर में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए वह रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया में जो प्रजनन होता है, जनन होता है, वह 3 प्रकार से होता है। वेजिटेटिव मीन्स कायिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स अलैंगिक जनन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट्स या आनुवांशिकी पुनर्योगज। तो आपके जो 3 रिप्रोडक्शन थे उसमें तो फर्स्ट था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या था कि उसमें या तो द्विविभाजन होगा कोशिका का, जिसे बाइनरी फिशन बोलते हैं, या फिर उसमें सिस्ट फॉर्मेशन होगा जिसे पुट्टिका निर्माण बोलते हैं, या फिर उसमें क्या होगा मुकुलन होगा, या होगा उसमें फ्रेगमेंटेशन या खंडीभवन। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था वो किन किन मेथड से हुआ? बाइनरी फिशन, बडिंग, सिस्ट एंड फ्रेगमेंटेशन। फिर था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, उस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से प्रकार से उसमें रिप्रोडक्शन होता है? बाई एंडोस्पोर, बाई कोनिडिया फॉर्मेशन और बाई ओइडिया फॉर्मेशन। तो जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन था उसमें क्या हुआ था कि एक जो बैक्टीरियल सेल होती है उस सेल के अंदर जो कंप्लीट साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य होता है, वह जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है और अपने चारों ओर मोटी भित्ति का निर्माण कर लेता है। और उसकी जो वॉल्स होते हैं या भित्तियाँ होती है, उसमें विशेष प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसके कारण वह प्रतिरोधकता उत्पन्न कर लेता है। मीन्स अगर उसे कोई बाह्य कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि ताप, दाब या अन्य कोई रासायनिक प्रभाव पड़ते हैं, तो उसके लिए वो प्रतिरोधक हो जाता है और सुषुप्त अवस्था में कई वर्षों तक या काफ़ी लंबे वक्त तक वो जमीन में या किसी भी सोर्स में वह उपलब्ध हो सकता है। फिर मैंने बताया था कि जो एंडोस्पोर होते हैं उसके अंदर अक्षीय तंतुओं का फैलाव होता है, तो वो अक्षीय तंतु कंप्लीट सेल में फैल जाते हैं। फैलने के बाद में अक्षीय तंतु एक जगह से टूट जाते हैं और जो उसकी आंतरिक भित्ति होती है वह आंतरिक भित्ति अंतर्वलित हो जाती है और अंतर्वलित होने के बाद में उसे पुत्री कोशिका में या बीजाणु आद्यक में परिवर्तित कर देती है या 4 स्पोर में परिवर्तित कर देती है। थोड़े टाइम बाद में वो अपनी ओर चारों ओर मोटी भित्ति का निर्माण कर लेता है और जब परिपक्व अवस्था आती है तब वह अपना साइज बड़ा कर लेता है और जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है या जनन का समय आता है तब वह उस सेल को फाड़ कर बाहर निकल जाता है, या उस सेल के मरने के बाद में वो स्पोर जो गोल संरचना होती है वो बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद में वह जर्मिनेशन शो करता है। लेकिन उसमें जर्मिनेशन होने से पहले उसमें mRNA का निर्माण हो जाता है और वो जर्मिनेशन करके एक कंप्लीट पुत्री कोशिका या बैक्टीरियल सेल का निर्माण करता है। फिर जो आपके यह कंप्लीट प्रोसेस है कहाँ से लेके उसमें 4 स्पोर बीजाणु आद्यक बनने से लेकर, या मैं यूँ बोलूँ उसमें एक्साइल फिलामेंट बनने से लेकर उसमें एंडोस्पोर के जर्मिनेशन तक का समय 18 से 20 घंटे का होता है और इसका प्रकीर्णन किसी भी द्वारा हो सकता है और अधिकतर ये हवा के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं और किसी अन्य स्रोत या होस्ट से जाकर चिपक जाते हैं और वहाँ पे अपना जर्मिनेशन शो करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आपके एंडोस्पोर के बारे में। कंप्लीट पढ़ लिया हमने कि एंडोस्पोर द्वारा जनन कैसे होता है, और फिर उसके अंदर सेकंड टाइप था ओइडिया फॉर्मेशन। तो ओइडिया फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो
एक्टिनोमाइसिटीज वर्ग के जो बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया की जो बॉडी होती है वो कई भाग में पट्ट द्वारा या वॉल फॉर्मेशन के द्वारा अलग हो जाती है और अलग हो जाने पर वह अन्य डॉटर सेल्स का निर्माण करती है। फिर इसमें एक टाइप था कोनिडिया फॉर्मेशन। तो कोनिडिया फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो एक्टिनोमाइसिटीज वर्ग के बैक्टीरिया होते हैं वे बैक्टीरिया अपने ऊपरी सतह पर कोनिडिया फॉर्मेशन कर लेते हैं और वो कोनिडिया कैसे बनेंगे? कोनिडिया गोलाकार संरचनाएं होती है जो तलाभिसारी क्रम में विन्यासित होती है और वो प्रत्येक कोनिडिया अलग होकर एक बैक्टीरियल सेल का निर्माण करते हैं। फिर आता है आपके स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पोर या एंडोस्पोर की संरचना। हाँ, जिस बैक्टीरियल सेल में एंडोस्पोर पाया जाता है, इस एंडोस्पोर वाली सेल को कहते हैं स्पोरेंजियम। मीन्स जिस बैक्टीरियल सेल या जीवाणु कोशिका में एंडोस्पोर पाया जाता है उसे बीजाणुधानी या एंडोस्पोरेंजियम कहते हैं। अब आती है आपके स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पोरियम। एंडोस्पोर या एंडोस्पोर की संरचना। तो मैं डायग्राम की हेल्प से आपको एंडोस्पोर की संरचना समझा देती हूँ। तो यह आपके एंडोस्पोर की इनर मोस्ट या सेंट्रल पोर्शन होता है, केंद्रीय भाग होता है, और इसके बाहर बहुत सारी भित्तियाँ होती है, या मैं यूँ कहूँ कि एंडोस्पोर का निर्माण भित्तियों से या कई प्रकार की परतों से मिलकर होता है। तो ये है इसकी बाह्य या बाह्यतम परत, जिसे कहते हैं एक्सोस्पोरियम। तो इसे कहते हैं बाह्यतम परत या एक्सोस्पोरियम। यह है इसका मध्य भाग जो किससे घिरा हुआ होता है? आंतरिक भित्ति से या आंतरिक आवरण से घिरा हुआ भाग होता है। ये इसका क्रोमेटिन या जेनेटिक मटेरियल होता है। यह इसका साइटोप्लाज्म होता है या कोशिका द्रव्य होता है। यह इनर कॉर्टेक्स होती है, यह आउटर कॉर्टेक्स होती है। ये जो भाग है इसका आउटर कोट होता है। और ये इसके मेनली मुख्य भाग होते हैं। इस भाग को बोलते हैं क्रोड या कोर।
तो जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाने वाला एंडोस्पोर कई प्रकार की परतों से मिलकर बना हुआ होता है। आप देख सकते हैं कि ये जो एंडोस्पोर है उसके जो भित्तियां हैं, चारों ओर जो परतें हैं वो कई सारी हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा कि एंडोस्पोर कई प्रकार की भित्तियों से मिलकर बना हुआ होता है और एंडोस्पोर का आयतन मुख्यतया परतों द्वारा ही घिरा हुआ होता है और इससे आधे आयतन में केंद्रीय भाग बना हुआ होता है जिसे क्रोड कहते हैं और इस क्रोड वाले भाग में साइटोप्लाज्म युक्त या साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ यह है साइटोप्लाज्म। तो इस क्रोड वाले भाग में साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है। इस क्रोमेटिन पदार्थ को घेरे हुए आंतरिक भित्ति होती है या इनर कोट होता है। इस इनर कोट के द्वारा यह साइटोप्लाज्म जो क्रोमेटिन युक्त पदार्थ है वह घिरा हुआ पाया जाता है। उसके अलावा इनर कोट के बाहर की ओर कॉर्टेक्स पाई जाती है। यह कॉर्टेक्स प्रोटीन व जल युक्त होती है। मीन्स ये जो इनर कोट है इसके चारों ओर कॉर्टेक्स पाया जाता है। यह कॉर्टेक्स प्रचुर मात्रा में प्रोटीन युक्त होता है या इस कॉर्टेक्स वाले भाग में जो कॉर्टेक्स वाला भाग है इस कॉर्टेक्स वाले भाग में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है और डाइसल्फाइड युक्त प्रोटीन पाई जाती है। जो प्रोटीन होगी उसमें वो डाइसल्फाइड युक्त प्रोटीन होगी। देन ये जो कॉर्टेक्स वाला भाग है वो आउटर कॉर्टेक्स व इनर कॉर्टेक्स में विभक्त रहता है। मीन्स अंदर की ओर इनर कॉर्टेक्स होगा और बाहर की ओर आउटर कॉर्टेक्स होगा। उसके बाहर आउटर कोट पाया जाता है और आउटर कोट के बाहर एक्सोस्पोरियम पाया जाता है। एक्सोस्पोरियम के ज्यामितीय संरचनाएं होती है। इसके आधार पे ये कई शेप्स में या कई आकार में विभक्त होता है, कई आकृतियों में विभक्त होता है और इस एक्सोस्पोरियम की सतह खुरदरी या चिकनी भी हो सकती है। तो मोस्टली इस एक्सोस्पोरियम की सतह या मैं कहूँ एंडोस्पोर की सतह चिकनी होती है और उबड़ खाबड़ होती है। अब देखो ये जो एंडोस्पोर होता है इस एंडोस्पोर में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी लेकिन जल की मात्रा कम होगी। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या है कि इस एंडोस्पोर की कुछ विशेषताएं होती हैं। एंथ्रेक्स बेसिलस बैक्टीरिया में तो एंथ्रेक्स बैसिलस बैक्टीरिया के चारों ओर ये वॉल्स पाई जाती है या मैं यूँ कहूँ कि एंथ्रेक्स बैसिलस बैक्टीरिया के एंडोस्पोर के चारों ओर ये परतें पाई जाती है जिसके कारण वह 20 घंटे तक 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को भी सहन कर सकता है और नष्ट नहीं होता है। उसके अलावा 269 डिग्री सेल्सियस या -269 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन या द्रवित नाइट्रोजन भी वह सहन कर सकता है, उसमें नष्ट नहीं होता है और अत्यधिक ताप एवं दाब में भी यह एंडोस्पोर नष्ट होने से बचा रहता है। तो एंडोस्पोर की क्या विशेषता हुई कि एंथ्रेक्स बैसिलस नामक बैक्टीरिया का एंडोस्पोर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को 20 घंटे तक सहन कर सकता है और -269 डिग्री सेल्सियस द्रवित नाइट्रोजन में भी वह जीवित रह सकता है और नष्ट नहीं हो पाता है। तो ये किस कारण हुआ कि ये जो एंडोस्पोर होता है इसकी
जो बाह्य भित्तियाँ होती है या इसकी वॉल्स होती है या इसकी परतें होती हैं उसमें पिकोनिलिक एसिड पाया जाता है। इस पिकोनिलिक अम्ल की उपस्थिति के कारण यह हाई टेम्परेचर भी रह सकता है। इसकी वॉल या इसकी भित्तियाँ या परतें टूटती नहीं है। उसके अलावा इसके आवरण में कैल्शियम पाया जाता है। इस कैल्शियम की उपस्थिति के कारण ये आसानी से टूट नहीं सकता है। इसके अलावा इसमें जल बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है और इसकी जो भित्तियाँ हैं वो जल के लिए अपारगम्य होती है, या मैं यूँ बोलूँ कि इसकी भित्तियाँ होती ही अपारगम्य हैं, जिसके कारण ना तो जल प्रवेश कर सकता है न ही कोई रासायनिक पदार्थ इसमें प्रवेश कर सकता है। तो इसकी क्या क्या विशेषता हुई कि एंथ्रेक्स बैसिलस का एंडोस्पोर 100 डिग्री सेल्सियस पे 20 घंटे तक रह सकता है। -269 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में भी वो जीवित रह सकता है, मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता? क्योंकि इसकी जो परतें होती है उसमें विशेष प्रकार का एंजाइम पिकोनिलिक एसिड पाया जाता है और यह कैल्शियम युक्त आवरण होता है। जल की इसमें कम मात्रा पाई जाती है और उसके अलावा यह अपारगम्य प्रकृति का होता है, जिस कारण ये इजीली नष्ट नहीं हो पाता है और अनुकूल परिस्थितियां आने पर इस एंडोस्पोर की जो बाह्य भित्तियां होती है, मीन्स ये वाली भित्तियां, तो इसकी जो बाह्य भित्तियां होती है वो जल का अवशोषण करके फूल जाती है, मुलायम हो जाती है और एक तरफ से टूट जाती है और टूटने से यह जो एक्टिव भाग होता है इसका सक्रिय भाग, क्रोड वाला भाग, ये बाहर आ जाता है और जर्मिनेशन शो करता है और इस तरह बैक्टीरिया में एंडोस्पोर द्वारा जनन होता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पर्म या एंडोस्पोर की संरचना मैंने इसलिए बताई है ताकि आपके जो एग्ज़ाम होता है उसमें शॉर्ट नोट एंडोस्पोर पे आता है कि एंडोस्पोर की संरचना बताइए, तो लघु टिप्पणी या शॉर्ट नोट आता है, उसमें आपको एंडोस्पोर की विशेषता सहित इस स्ट्रक्चर का निर्माण करना है या ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके वहाँ पे शो करनी है। फिर आता है आपके जनन का तीसरा प्रकार, जेनेटिक रिकॉम्बिनेंस या आनुवंशिकी पुनर्योगज। तो यह है आपके थर्ड टाइप आनुवंशिकी पुनर्योगज। इसे कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेंस, जो जनन का तीसरा प्रकार है। तो यह 3 प्रकार से बैक्टीरिया में होता है या आनुवंशिकी पुनर्योगज प्रकार के जनन को 3 भागों में बांट सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं रूपांतरण, कॉन्जुगेशन को संयोजन और ट्रांसडक्शन को पराक्रमण। तो आपके
या बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के थर्ड टाइप जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट्स या आनुवंशिकी पुनर्योगज को 3 भागों में बांटा गया है, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि किसी बैक्टीरियल सेल को या जीवाणु कोशिकाओं को संवर्धन माध्यम में या संवर्धन माध्यम के द्वारा उसमें उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ को एक विभेद से दूसरे विभेद में प्रवेश करवाया जा सकता है, या मैं यूँ कहूँ कि एक बैक्टीरियल सेल या एक जीवाणु कोशिका में उपस्थित आनुवंशिकी पदार्थ को संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडियम में दूसरे प्रभेद में प्रवेश करवाने से उसका आनुवंशिकी बदलाव रूपांतरण कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण क्या होगा कि एक बैक्टीरियल सेल में उपस्थित आनुवंशिकी पदार्थ का संवर्धन माध्यम के द्वारा दूसरे प्रभेद में प्रवेश करवा के उसके आनुवंशिकी पदार्थ में बदलाव करना या उसके आनुवंशिकी पदार्थ में चेंजेस या परिवर्तन लाना रूपांतरण कहलाता है। मीन्स बैक्टीरिया जो नॉर्मल आनुवंशिकी पदार्थ युक्त है उसे कल्चर मीडियम में दूसरे बैक्टीरिया के साथ या संवर्धन माध्यम में दूसरे बैक्टीरिया के साथ मिला दिया जाता है, जिससे कि उसमें उपस्थित आनुवंशिकी पदार्थ दूसरे बैक्टीरिया में प्रवेश कर लेता है और उस बैक्टीरिया का जो आनुवंशिकी पदार्थ है वो एकदम ही बदल जाता है। इसे रूपांतरण कहते हैं। तो रूपांतरण क्या हुआ कि एक बैक्टीरिया का आनुवंशिकी पदार्थ दूसरे बैक्टीरिया में प्रवेश कर देता है, उसको रूपांतरित कर देता है। इस प्रक्रिया को रूपांतरण कहते हैं और इस प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस निमोनी। तो रूपांतरण क्या हुआ कि एक बैक्टीरिया का आनुवंशिकी पदार्थ कल्चर माध्यम के द्वारा दूसरी बैक्टीरियल सेल या दूसरे प्रभेद में प्रवेश कर जाता है, जिससे कि उसका आनुवंशिकी पदार्थ रूपांतरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। रूपांतरण की प्रक्रिया को सबसे पहले या रूपांतरण की प्रक्रिया सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दी। तो ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग डिप्लोकोकस निमोनी के 2 प्रभेदों या स्ट्रेन्स पे किया। तो इन्होंने डिप्लोकोकस के 2 प्रभेद लिए, 1 और 2। तो इसने एक स्ट्रेन लिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी का S3, एक लिया S2। जो S3 था वो क्या था? चिकना, कैप्सुलेटेड, रोगजनक एवं उग्र।
तो रूपांतरण की प्रक्रिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी पे की गई। ठीक है, तो रूपांतरण की प्रक्रिया को समझाने के लिए फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में रूपांतरण की प्रक्रिया को समझाया। इन्होंने मीन्स फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी के 2 प्रभेद लिए। एक प्रभेद था एस थर्ड और दूसरा प्रभेद था एस सेकंड। तो एस सेकंड चिकना था, कैप्सुलेटेड था, रोगजनक था और उग्र था। जैसे कि मैंने पहले वाली क्लास में बता दिया कि अगर वो कैप्सुलेटेड है तो वो रोगजनक होगा और उग्र होगा। तो चिकना था, कैप्सुलेटेड था, रोगजनक था, वो उग्र था। जबकि जो दूसरा प्रभेद था वो खुरदरी सतह युक्त था, नॉन कैप्सुलेटेड था, अरोगजनक था, मीन्स वह रोग नहीं उत्पन्न कर सकता था और अनुग्र था। तो इन्होंने क्या किया कि जो एस थर्ड बैक्टीरिया था जो रोगजनक था, इसका एक्सपेरिमेंट किया। तो इसने क्या किया कि जो चूहा होता है उसका, या मैं यूँ बोलूँ कि इस एस थर्ड का प्रवेश चूहे पे किया उसने। मीन्स इस एस थर्ड को इंजेक्शन की सहायता से उस चूहे में प्रवेश करवा दिया। तो क्या होता है कि चूहा मर जाता है। फिर इसने क्या किया कि जो एस सेकंड युक्त या मैं एस सेकंड प्रभेद, जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी का एस थर्ड प्रभेद था, इसको चूहे में प्रवेश करवाया तो चूहा मर जाता है। फिर डिप्लोकोकस न्यूमोनी के एस सेकंड प्रभेद को इंजेक्शन में भरा और चूहे में प्रवेश करवाया। तो यह अरोगजनक था और अनुग्र था, इसलिए चूहा जीवित रहता है, वो मरता नहीं है और ना ही उसमें रोग उत्पन्न होता है। फिर ये क्या करता है कि एस थर्ड प्रभेद को गरम करता है, गरम करके उसे मार देता है, फिर उसे इंजेक्शन में भरता है, फिर उसको चूहे में प्रवेश करवाता है। क्योंकि हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरिया मर जाता है, तो ये जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी का एस थर्ड प्रभेद था वो गर्म करने से मर गया। और फिर जब इसका चूहे में प्रवेश करवाया तो चूहा, रोग उत्पन्न नहीं होता है चूहे में और चूहा जिंदा रहता है। लेकिन फोर्थ टर्न में इसने क्या किया कि ये जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी का चौथा प्रकार होता है, इसमें क्या किया इसने, सेकंड टाइप होता है एस सेकंड, इसे एस थर्ड के साथ मिक्स किया। मीन्स क्या किया, इसने एस थर्ड को मार दिया, गरम करके इसने एस थर्ड को मार दिया और मारने के बाद में जीवित एस सेकंड के साथ मिला दिया, जिससे क्या होता है कि उसे जब चूहे में प्रवेश करवाया गया तो चूहे में रोग उत्पन्न हो गया और चूहा मर गया। तो इससे क्या रिजल्ट मिला कि एस थर्ड बैक्टीरिया के मरने के बाद भी उसमें कुछ ऐसा पदार्थ पाया गया जिसकी सहायता से वह एस सेकंड में प्रवेश कर गया, जो कि एस सेकंड जीवित था, इसके अंदर प्रवेश कर गया और यह एस सेकंड भी रोगजनक हो गया और उसने चूहे को मार दिया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है कल डायग्राम्स या रे फॉर्म में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।